जम्मू कश्मीर के बसोहली में सीएम पुष्कर सिंह धामी की जनसभा। भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह के समर्थन में की जनसभा। जम्मू कश्मीर में भाजपा को वोट देने की अपील। थराली के एरठा गांव में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुआ पैदल मार्ग। जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे लोग वैकल्पिक मार्ग से जाने को नहीं है तैयार। बद्रीनाथ धाम में झमाझम बारिश और बर्फबारी। बर्फ से ढकी बद्रीनाथ की चोटियां। श्रद्धालु ठंड और बारिश के बीच दर्शन को उमड़े। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ज्वेलर्स लूटकांड में चौथा अभियुक्त यमुनानगर से गिरफ्तार। घटना में इस्तेमाल किए गए वाहन भी बरामद। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अगले चरण के मतदान के लिए बीजेपी ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। इसी क्रम में उत्तराखंड के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीएम ने जम्मू कश्मीर के बसोहली में भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह के समर्थन में जनसभा की। बसंतपुर के बसोहली में आयोजित जनसभा में सीएम धामी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए वोट की अपील की। भूमि को यहां पर विराजमान सभी देवी देवताओं को शीश झुकाकर नमन करता हूं, शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। आज मैं आप सबके बीच में बसोहली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी, हमारे साथी, सहयोगी, युवा भाई श्री दर्शन सिंह जी के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। इन्होंने हमेशा अडिग रहकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह इस सेवा और इस क्षेत्र की सेवा का और विकास का संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, आपके सामने दो प्रकार के लोग हैं। एक तरफ केवल वो लोग हैं जो वोटों के लिए आपके पास आए हैं, और एक वो है यहाँ की समस्याओं से जुड़े हुए, यहाँ की परेशानियों से जुड़े हुए हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं भी देवभूमि उत्तराखंड से सभी देवभूमि के देवताओं का आशीर्वाद भाई दर्शन सिंह के लिए यहां लेकर आया हूं। नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है और आगे भी यह स्वच्छता अभियान इसी प्रकार चलता रहेगा। हमारा स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से पूरा आगे तक 15 दिन तक हम इसको चलाने वाले हैं। जगह जगह की सफाई अभियान चल रहा है। गांव-गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में, चाहे हॉस्पिटल हो या फिर कहीं रास्ते हों, बटिया हों, तो इस तरह से सफाई अभियान चला के हम पूरे सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज हमने कई जगहों पर सफाई अभियान चलाया है अनेक विधानसभाओं के अंतर्गत। इस समय दिन अब लगभग छूटने को है, तो अंतिम प्रोग्राम हमारा शहीद स्मारक खटीमा में हो रहा है, जहां विधिवत यहाँ पर शहीदों की मूर्तियों को हमने बहुत अच्छी तरीके से साफ किया और उनको धुलवाया, पोछा और उसके बाद तिलक किया। उसके बाद पूरे आंगन को साफ किया है। जो गंदगी फैली हुई थी, पत्ते, कूड़ा करकट था, उसे सफाई किया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने NHIDCL के अधिकारियों के साथ बद्रीनाथ हाईवे पर कमीडा, चटवा पीपल और नंदप्रयाग में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द हाईवे सुचारू करने के साथ ही भूस्खलन क्षेत्रों का स्थायी ट्रीटमेंट हेतु शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को असुविधा ना हो। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चटवा पीपल के पास भूस्खलन क्षेत्र में तत्कालिक समाधान के लिए गेबियन वॉल लगाने के साथ ही यहां पर सड़क को कम से कम 6 मीटर तक चौड़ा किए जाने के निर्देश दिए।
प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस भी नगर निगम देहरादून के अंतर्गत लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि अभी तक हम 75% वार्ड कवर कर चुके हैं और हम जहां भी जा रहे हैं वहां लोगों को अनेक समस्याएं हैं। कहीं सीवर लाइन की समस्या है तो कहीं ड्रेनेज सिस्टम की समस्या है, कहीं जनता नगर निगम की नीतियों से परेशान है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोग अपनी बात कहां जा रहे हैं, कहां कह रहे हैं, किसके सामने अपनी समस्या रखें। और लोग सरकार की नीतियों को जान चुके हैं और अब जब भी निकाय चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होंगे और केदारनाथ उपचुनाव में भी कांग्रेस चुनाव जीत रही है। 100 वार्डों के अंदर जनसंवाद से जन समर्थन कार्यक्रम हमने शुरू किया है। लगभग 75% वार्ड हम लोगों ने कवर कर दिए हैं। क्षेत्र में जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे अनेकों प्रकार की समस्या आ रही है। कहीं पे सीवर की समस्या है, गंदगी की समस्या है और नगर निगम प्रशासन की ओर से जो काम नहीं किए जा रहे हैं वो सारी समस्या हैं। और लोग इन समस्याओं को लेकर किसके पास जाएँ, सबसे बड़ी दुविधा ये देखने को आज मिल रही है, क्योंकि जनप्रतिनिधि है नहीं। जनप्रतिनिधि जब होते हैं तो लोग अपनी समस्याओं को उनको बताते हैं और उनका समाधान भी होता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव ना कराने की मंशा से प्रशासक बैठा दिए हैं। प्रशासक के पास आम आदमी जा नहीं पा रहा है, तो उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा। इसलिए पूरे देहरादून के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरी बंदरबाट की गई है, पूरे पैसों का दुरुपयोग किया गया है। स्मार्ट सिटी कहीं भी स्मार्ट नहीं लग रही है। तो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मौके पर उनकी समस्याओं का समाधान हो। अधिकारियों से भी हम लोग बात कर रहे हैं और जो समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो हम अधिकारियों के कार्यालय में जाके उनसे वार्ता कर रहे हैं। अगर नहीं भी मानेंगे तो फिर हम उनका घेराव करेंगे, क्योंकि आज जनता बुरी तरह से त्रस्त हो रही है, सुनने वाला कोई भी नहीं है। डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में डीएम सविन बंसल को जब पता चला कि जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक नहीं है तो वह हैरान रह गए। उन्होंने जिला चिकित्सालय के अधिकारियों से कहा कि ब्लड बैंक धरातल पर लाने के लिए तेजी से काम शुरू किया जाए। ब्लड बैंक होने से मरीजों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। उन्होंने उप जिलाधिकारी, सदर जिला समाज कल्याण अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संयुक्त सर्वे कर भूमि व फंड की उपलब्धता के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है, जिस पर आगामी 21 सितंबर को मीटिंग बुलाई गई है। हमारे कोऑर्डिनेशन अभी जिला अस्पताल में सेकेंडरी रेफरल यूनिट है, सीनियर सेकेंडरी रेफरल यूनिट है, उसमें ब्लड बैंक का होना अति आवश्यक है। उसमें आरओपी में हमारा फंड स्वीकृत हो रखा है। जो और कुछ फंड्स चाहिए वो हम यहाँ से सप्लीमेंट करवा देंगे। सिर्फ उसमें प्लानिंग नहीं हो पाई है कि स्टाफ कहाँ से हम रिक्रूट करेंगे, डॉक्टर्स कैसे आएंगे, इक्विपमेंट्स कैसे परचेज करेंगे। वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ है। तो वो सभी प्लान को फाइनलाइज करने के लिए हमने 21 को मीटिंग कॉल की है, उसमें इसका फाइनल डिसीजन हो जाएगा। मूसलाधार बारिश से लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में भारी तबाही मची है। आपदा से जहां 3 जानें चली गईं, वहीं कई ग्रामीणों के भवन ध्वस्त हो गए। खेत खलिहान व सड़कें आपदा की भेंट चढ़ गई हैं। वहीं आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए डीएम चंपावत के निर्देश पर एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट के नेतृत्व में प्रशासन की राहत एवं बचाव टीमें पैदल आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों को खाद्य सामग्री व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। एसडीएम रिंकू बिष्ट खुद आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया कि आपदा से सीमांत क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। पूरी स्थिति हमने नियंत्रण में कर रही है। सभी जो प्रभावित हैं उनको जो है राशन पानी और जिन के पूरे घर बह गए थे, पूरे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको हमने कपड़ा और उनका जो पैसा है वो सारी चीज़ें भुगतान उनको कर दी हैं। और उनके रहने के लिए भी हमने व्यवस्था करी है, क्योंकि जहाँ पर नकेला में जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उसके लिए हमने प्राइमरी पाठशाला खोला हुआ है और वहाँ पर किचन की व्यवस्था, महिलाओं की रहने की अलग व्यवस्था और पुरुषों की व्यवस्था, बच्चों की व्यवस्था सभी चीज़ की है। क्योंकि विद्यालय है तो छोटे बच्चों के लिए भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खेलने की सामग्री भी हमारे पास पर्याप्त मिल गई थी। तो इस वजह से सभी लोगों को हम सुविधाएं दे रहे हैं। अलग अलग जगहों पर हमने बसाए हैं, तो सभी जगहों को हमने राशन किट वितरित कर दिए हैं। और जहाँ पर भी नई हमें पता चल रही है, कहीं से डिमांड आ रही है, तो वो भी हम भिजवा रहे हैं। जितने भी रोड डिपार्टमेंट से उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अधिकांश जो मार्ग हैं वो खोल दिए हैं। और इसके अलावा जो राहत वितरण का कार्य है उसके लिए हमने 8 टीमें बनाई हुई हैं
और दूसरे पार्टी में तो लोहागढ़ क्षेत्र में जहाँ सबसे ज़्यादा आपदा आई है वहाँ काम कर रही है और अन्य तहसीलों में विभिन्न टीमें काम कर रही है और लगातार राहत राशि का वितरण या कहीं पर अनाज की कमी है, खाद्यान्न की कमी है तो DSO कर रहे हैं और गैस की किल्लत भी सब दूर कर दी। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान में हुई दिनदहाड़े लूट के मामले में हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चौथे अभियुक्त को यमुनानगर से गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। एसएसपी डोभाल ने बताया कि चौथे अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ साथ घटना में इस्तेमाल किए गए वाहनों, मोटरसाइकिल और स्कूटी को भी बरामद किया गया है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को जल्द ही रिमांड पर लिया जाएगा और उसकी पूरी जांच की जाएगी। इसके साथ ही आरोपियों के घरों में भी चेकिंग की जाएगी। इस मामले में अभी एक अभियुक्त फरार है जिसकी तलाश तेजी से की जा रही है। देर रात जो हमारा चौथा अभियुक्त है अमन, उसकी अरेस्टिंग यमुनानगर से की गई है। आज पुलिस अभिरक्षा में उसके द्वारा 27 की रिकवरी कराएगी, जिसमें उसके द्वारा और उसके साथियों के द्वारा जो मोटरसाइकिलें और स्कूटी उस घटना में सम्मिलित की गई थी तो उसको रिकवर किया है। साथ में पुलिस इस चीज जो उसके पास जो पैसे उनके द्वारा दिए गए थे वो भी पुलिस ने रिकवर कराए थे। इसके साथ ही अभी हम लोग जल्दी ही इनको सभी अभियुक्तों को, तीनों अभियुक्तों को पुलिस रिमांड में लेके जो मुख्तसर पंजाब में इनसे इनके घरों में एक बार जरूर हम लोग चेकिंग करेंगे, चेकिंग के लिए ले जाएंगे। वहाँ पर जो सामान की बरामदगी के संबंध में हम लोगों के द्वारा जो उनके द्वारा सूचनाएं बताई गई उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि जल्दी उसकी भी हम लोग रिकवरी कराएं। इस पूरे घटनाक्रम में एक अभियुक्त अभी शेष है, सुभाष, उसके अरेस्टिंग के लिए हमारी टीमें ऑलरेडी लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम इसका जो पांचवा अभियुक्त है उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। जनपद उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी, जिसको भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, हर साल यहां लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और यहां की खूबसूरती का दीदार करते हैं। और इस घाटी में सेब फलों की भी बड़ी तादाद में पैदावार होती है। जहां के सेब फल देश दुनिया में मशहूर है। क्या है जहां के सेब की खासियत, देखिए इस रिपोर्ट पर। हर्षिल घाटी का सेब फल जितना स्वादिष्ट है उससे भी अधिक ये औषधीय गुणों से भरपूर है। 16 सितंबर से भगवान का आशीर्वाद लेकर यहाँ के काश्तकार विधिवत इसको पेड़ों से तोड़ना शुरू कर देते हैं और ग्रेडिंग कर मंडियों में भेजना शुरू करते हैं। यहाँ का विल्सन प्रजाति का सेब, जिसके बारे में बताया जाता है कि विल्सन नामक अंग्रेज जब यहाँ आया था तो यहाँ के वातावरण को देखकर उसने अपने देश से यहाँ कुछ सेब के पौधे मंगवाकर रोपे थे। यहाँ के वातावरण और मिट्टी से उन पौधों में जो सेब पैदा हुए वह विश्व भर में अपनी मिठास के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ उस अंग्रेज के नाम पर विल्सन प्रजाति के नाम से इस सेब का नामकरण हुआ। ये सेब सारी विल्सन वैरायटी है। यहाँ पे बहुत पहले विल्सन आया था, उसका ससुराल था यहाँ से, तो उसी नाम से सेब फेमस होगा विल्सन वैरायटी के नाम से। इसको हम डेलिशल्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे काश्तकार भी आते हैं सेब की। यहाँ पे पैदावार बहुत ज़्यादा है सेब की, तो काश्तकार आते हैं, अपना रेट पता करके यहाँ से जाते हैं, फिर सेब लेके यहाँ से जाते हैं। सेब के लिए विश्व प्रसिद्ध है और जो हमारी जो अब सेब की फसल अभी तैयार हो चुकी है और हम लोग सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारा जो सेब की जो ब्रांडिंग है वो हर्षिल के नाम से ही मार्केट में पहुंचे और हमें जो इसका निर्धारित मूल्य अभी तक तय नहीं हुआ है, सरकार से मैं गुजारिश करूंगा उसका निर्धारित मूल्य हमें समय से पहले किया जाए, ताकि काश्तकार अभी आस लगा के बैठे हैं कि सरकार कुछ हमारे लिए कुछ अच्छा पैकेज देगी, हमें सही दाम इसका मिले, ताकि जो है हमारे स्थानीय जो काश्तकार है उसको समय समय पर इनका लाभ मिल सके। इस सेब की क्वालिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पेड़ों पर फूल आने से पहले ही सेब के ठेकेदार यहाँ डेरा जमाना शुरू कर देते हैं। 6 महीने बर्फ में ढके रहने से यहाँ के सेब औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाने में भी मदद करते हैं। इस साल मौसम की मेहरबानी से यहाँ पर बम्पर मात्रा में सेब की पैदावार हुई है, पर यहाँ के काश्तकार सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण न होने के कारण नाराज है। काश्तकारों का कहना है कि जहाँ के नामी सेब फल को ब्रांड नाम नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए था, बल्कि हिमाचल के ब्रांड के रूप में उसे बेचा जा रहा है। साथ ही सरकार द्वारा इसका मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है, जिसके कारण ठेकेदार औने पौने दाम पर यहाँ से सेब खरीदकर मुनाफा कमा रहे हैं। अगर सरकार इसको हर्षिल ब्रांड के नाम से बाजार में उतारे तो किसानों को सेब फल की उत्पादन का बड़ा फायदा होगा।
हमारा हर्षिल का सेब है। सबसे पहले तो इसकी जो क्लाइमेट है उसके अनुसार इस सेब की जो है डेवलपमेंट होता है। और सेब अपने में मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं, दुनिया में जो है जो ये हर्षिल का सेब है, वो हर्षिल की जो वैरायटी है सेब की, ये कहीं भी नहीं मिल सकती है। जब हमने इसका टेस्ट कराया और लाइब्रेरी में गया तो इसमें जो है कई प्रकार के ऐसे गुण निकले जो कहीं दवाइयों से भी नहीं मिल सकते हैं। इसकी इतने जो है स्वस्थता और पवित्रता भी है। जो गंगा जी के गोद में बसा हुआ हर्षिल है, पूरी दुनिया के लोग हर्षिल भी आते हैं और हर्षिल के सेब के लिए जो है लोग तड़पते हैं कि कैसे जो है हर्षिल का सेब मिले। 2003 उस समय की स्थिति क्या यहाँ पर थी और तब मैं उस समय जो चंद लोग उस समय बगीचों में काम करते थे, मुझे याद है मैं उनको उस समय याद दिलाता था जब वो हिमाचल का पेड़ यहाँ पर लेबल लगाते थे सेब यहाँ के, और उसके बाहर जो पेटी बनती थी उसमें हिमाचल का। तो उन लोगों ने दिल्ली जाकर एक प्रयास किया और आज वो प्रयास सार्थक दिख रहा है और आज ये पूरी वैली उद्यान के रूप में विकसित हो गई है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे काश्तकारों की जो आजीविका है वो दिन पर दिन जो आगे काश्तकार उद्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और उद्यान के साथ हम पर्यटन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े ताकि ये पूरा क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक स्थिति के साथ यहाँ के जो हमारे तमाम नौजवान हैं वो स्वरोजगार से उनको कैसे स्वरोजगार मुहैया करा जाए, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड की हर्षिल घाटी में फैले इस सेब फल के व्यवसाय को अभी तक ब्रांड नाम नहीं मिलना निश्चित रूप से दुर्भाग्य की बात है। जिस घाटी के सेब फल दुनिया भर में मशहूर हो और जिसके स्वाद के लोग कायल हो, ऐसे सेब फल की बिक्री को बढ़ावा देने और सेब उत्पादक किसानों की आय में इजाफा करने की दिशा में राज्य सरकार को कोई प्रभावी कदम उठाना चाहिए। जनपद उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में, और हर्षिल घाटी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ का जो सेब है वो सेब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है मात्रा में बिकता है और वर्ल्ड फेमस सेब है। आज हम इन सेब के बागवानों में आए और यहाँ इन बागवानों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार जो है जो अब इसका जो है कटान शुरू हो गया, क्योंकि कल यहाँ पे सिल्कू हुआ था और सिल्कू के बाद जो है इन बागानों से जो है जो फल है इनको जो है तोड़ना शुरू कर देते हैं लोग। यहाँ पे जो है ठेकेदारों की यहाँ पे लाइन लगी है और ये जो सेब है पूरे वर्ल्ड में यहाँ से जाता है और इस सेब में जो है बहुत बड़ी मिठास है। इस सेब के बारे में बताया जाता है कि जो विल्सन था, विल्सन इस प्रजाति को यहाँ पे लाया था और तब से जो है लगभग 150 साल पुरानी जो है ये वैरायटी है। और ये जो वैरायटी है, इस वैरायटी की एक क्वालिटी होती है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ये जो क्वालिटी होती है, इसका जो कलर होता है बिल्कुल लाल होता है और जो ये होता है इसके अंदर जो है बहुत बड़ी मिठास भरी होती है। साथ ही साथ इस सेब का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है अन्य सेबों के मुकाबला और ये बिल्कुल जो इसको जो खाते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल घी है, क्योंकि ये पेड़ है लगभग एक पेड़ जो है लगभग जो 7-8 पेटी जो है फल दे देता है। और यहाँ के जो लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है यही सेब है। सेब के साथ साथ ये लोग राजमा भी उत्पादन करते हैं और राजमा के साथ साथ जो है यहाँ पे जो यहाँ का जो सेब है वो बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में जो है पूरे वर्ल्ड में यहाँ से बिकता है। दीपक नोटेल, IND24। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुक्की के पास से लापता वाहन का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। कल से राजस्व टीम, पुलिस, SDRF, NDRF, QRT की टीमें ड्रोन कैमरे की सहायता से खोजबीन में लगी हुई हैं। वहीं भुक्की के पास रोड के किनारे टूटे हुए सेफ्टी पिलर को देखकर संभावना जताई जा रही है कि वाहन यहीं से रोड से बाहर चला गया, जहां नीचे गंगा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा है। सभी टीमों द्वारा खोजबीन की जा रही है। फिलहाल वाहन में एक व्यक्ति के होने की भी पुष्टि की गई है। तो लापता वाहन की लगातार तलाश की जा रही है। सेफ्टी पिलर से टकराकर वाहन के गिरने की फिलहाल संभावना जताई जा रही है। वाहन में एक व्यक्ति के होने की भी पुष्टि की गई है। एक देश एक चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ विपक्ष इस फैसले पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं भाजपा इस मामले को लेकर विपक्ष पर सियासी हमला बोल रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि विपक्ष ने अनर्गल बयानबाजी करने के लिए चोला पहन लिया है। समझ नहीं आता है कि कांग्रेस को एक देश एक चुनाव से क्या प्रॉब्लम है, जबकि एक देश और एक चुनाव होगा तो वित्तीय अर्थव्यवस्था में सहारा मिलेगा और जनता को मूलभूत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सब कर रही है, जबकि जनता ने इनके कुकर्मों के कारण इनको बाहर किया था, जिसके चलते 70 साल पुरानी पार्टी को बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है।
देश एक चुनाव से समझ नहीं आता विपक्ष को क्यों प्रॉब्लम है। जब एक देश एक चुनाव होगा तो वित्तीय हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी हम लोगों को काफी सहारा मिलेगा, तेजी आएगी और वित्तीय हमारी जो व्यवस्था है उसमें और बढ़ोतरी होगी। तो ये सब चीजें उनको नहीं दिखाई देती हैं। एक देश एक चुनाव से जो बार बार चीजों में आचार संहिता लगने के कारण सरकारी और जो भी आदेश आने होते हैं, सरकारी प्रक्रिया जो आगे बढ़ने वाली होती है उसको आचार संहिता के दौरान रोकी जाती है। जब एक देश एक चुनाव होगा तो इस प्रकार की बार बार चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो शायद ये नहीं पता कि जनता ने इनके इन्हीं कुकर्मों के कारण इनको बाहर किया था और 70 साल पुरानी पार्टी को आज बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार पशुपालकों के कल्याण और उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ पशुपालकों को मिल रहा है और रोजगार के भी नए आयाम खुल रहे हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि प्रदेश में पशुपालन रोजगार का बेहतर जरिया है। धामी सरकार के नेतृत्व में तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और पशुपालन विभाग के माध्यम से मातृशक्ति और युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसमें हमारे प्रदेश में जो है पशुपालक जो है बहुत अच्छा जरिया है पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने का और पलायन को रोकने का। और लगातार पिछले 2.5 साल में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने यही कोशिश करी है कि पशुपालन विभाग के माध्यम से हमारी मातृशक्ति को, हमारे युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा सके और उनका जो पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन तराई की तरफ हो रहा है उसको भी रोका जा सके। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते लगातार उत्तराखंड में भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। जौनसार बावर में भी लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने वाला हरिपुर कोटी मिनस मार्ग पर कई 100 टन मलबा गिरने से बार बार रास्ते बंद हो रहे हैं, जिसके चलते हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से अपनी सेब, अदरक और अन्य नकदी फसल को मंडी लाने वाले काश्तकार मार्ग न खुलने से बीच राह में ही फंसे देखे गए, जो कि मार्ग न खुलता देख कोटी साहिया संपर्क मार्ग से होते हुए विकासनगर व देहरादून के लिए रवाना हो गए। वजह से यहाँ पे जो है खड़े हम लोग, तो यहाँ पे गाड़ियाँ जो है बहुत सारी है। गाड़ियाँ ना तो ऊपर को जा रही है ना गाड़ी यहाँ से जो है, हम सुबह से यहाँ 12 बज गए, यहाँ से हमें जो है वापसी जाना पड़ेगा। बारिश भी चल रही है और ऊपर से यहाँ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर से जो है पत्थर लगातार आते ही जा रहे हैं। सुबह से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं इस वजह से ना। ये रात को बंद हुई थी, लेकिन 10:30 बजे हमने रोड को खोल दिया था, रात को 10:30 बजे, पर सुबह फिर से बंद हो गई है 7 बजे के करीब। हमारी 2 जेसीबी लगी हुई है, वहाँ पे 2 मशीन्स लगी हैं, लेकिन ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिस वजह से जेसीबी को और जेसीबी ऑपरेटर्स को भी खतरा बना हुआ है। तो जैसे ही ऊपर से बोल्डर्स गिरने का, पत्थर गिरने का काम पत्थर गिरना रुकता है, मशीन्स दोबारा से इस पे काम शुरू कर देंगी। अभी इस वक्त पत्थर गिरने की वजह से हम रोड को खोल नहीं पा रहे हैं। तो फिर अगर पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, क्योंकि दिखाई भी नहीं दे रहे हैं किस जगह से पत्थर ऊपर गिरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो आज कोशिश पूरी है कि आज ही रोड को खोल दिया जाए। लेकिन ये थोड़ा बारिश और ये पत्थर गिरना रुक जाए तो हम मशीन फिर से वहीं पे। खटीमा में 4 दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप 2024 का समापन हुआ, जिसमें यूपी और उत्तराखंड की लगभग 1500 बालिकाओं ने कबड्डी चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया। सभी विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य रूप से खटीमा विधायक भुवन कापड़ी द्वारा किया गया। सभी गणमान्य लोगों ने कबड्डी में खेल रही बालिका खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। खटीमा में लगभग 40 जिलों के लगभग 150-200 प्लेयर हमारे खटीमा में खेलने के लिए आए हैं। ये सीमांत क्षेत्र बॉर्डर एरिया है, लेकिन खटीमा को पहली बार ये मौका मिला है और 14 तारीख से लगातार हमारे विद्यालय ने प्रयास किया कि जो हमारे खिलाड़ी विभिन्न जिलों से आए हैं, नोएडा से लेकर गाजियाबाद, मथुरा, उनके सम्मान में, उनके मान में कोई कमी ना रही। हमने पूरा प्रयास किया और बच्चों को पूरा उत्साहित किया, बच्चों को समय से गाइड दिया, प्रॉपर गाइड दी और आज फाइनल है। अभी आधे घंटे बाद फाइनल हो जाएगा। हमारी टीम जो अंडर 14 नोजगी की स्कूल की जो टीम है वो चैंपियन हो चुकी है। अब अंडर 17 चल रहा है, अंडर 19। अभी तीनों टीमें जो है फाइनल देखो कौन विजेता थे। हम सबको बधाई देते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए INE 24। नमस्कार।